हम ETL और ELT में अब डिफरेंस देखेंगे। ETL मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड, ELT मतलब एक्सट्रैक्ट लोड और ट्रांसफॉर्म। एक्सट्रैक्ट सेम है, ETL में पहले ट्रांसफॉर्म हो रहा है फिर लोड हो रहा है, ELT में पहले लोड हो रहा है फिर ट्रांसफॉर्म हो रहा है। ठीक है, मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा ETL का मतलब क्या है, ELT का मतलब क्या है, उसके जो डिफरेंसेस हैं वो आप मुझे खुद ही बता दोगे दोनों में। शुरू करते हैं पहले ETL से। ETL में क्या है, जैसे अलग अलग सोर्सेज दिए हुए हैं आपको। ठीक है, पहला सोर्स लेट अस सपोज आपको डेटाबेस है, मतलब सोर्स किस चीज़ का, डेटा का। डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है, APIs है यहाँ पे, लेट अस सपोज वेब बुक्स हैं। तो एक सर्वर चल रहा है जो डेटाबेस को कॉल कर रहा है, APIs को कॉल कर रहा है, अलग अलग और भी काफ़ी सोर्सेज हो सकते हैं, राइट। तो उनको कॉल कर रहा है और डेटा ले रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसको हम कहते हैं एक्सट्रैक्शन फेज। जो डेटा आ गया उसमें एडिशन कर रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है, सब्ट्रैक्शन कर रहा है, कंबाइन कर रहा है डेटा, और उसको हम बोल रहे हैं ट्रांसफॉर्म कर रहा है, मतलब वो ट्रांसफॉर्म फेज हो गया। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मॉडिफिकेशन, अपडेशन, कंबाइन करना, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्म करना। और जो ये सर्वर चल रहा है, इस सर्वर पे मतलब जो एप्लीकेशन चल रही है, जो जावा में लिखी हो सकती है, पाइथन में लिखी हो सकती है, वो ट्रांसफॉर्म्ड डेटा जो है उसको टारगेट में लोड कर रहा है। रॉ डेटा नहीं, ट्रांसफॉर्म डेटा को टारगेट में लोड कर रहा है, टारगेट डेटाबेस में लोड कर रहा है। ठीक है, उसको बोलते हैं लोडिंग। ठीक है, लोड। ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया डेटा को, ट्रांसफॉर्म किया एंड लोड कर दिया। और जो लोडेड डेटा है उसके बाद जो बिजनेस एनालिस्ट यूज़ करते हैं अपने पर्पस के लिए, जैसे कोई ग्राफ्स प्रोड्यूस करने या एन पर्पसेज होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं लोडेड डेटा को, ट्रांसफॉर्म्ड डेटा को। तो यहाँ पे बीच में एक सर्वर था जिसने ट्रांसफॉर्म किया डेटा को। ध्यान रखें, मैं इस पे जानबूझ के स्ट्रेस कर रहा हूँ सर्वर पे। ELT में क्या है, एक्सट्रैक्ट लोड ट्रांसफॉर्म। इसमें क्या हो रहा है, वही है, अलग अलग डेटा के वो हैं सोर्सेज हमारे पास। ठीक है, वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट और लोड डायरेक्टली कर दे रहे हैं यहाँ पे टारगेट में, ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे अभी, सीधा लोड कर दिया हमने टारगेट में। और जो ट्रांसफॉर्म है वो एज पर नीड्स, अपने आप ट्रांसफॉर्म होता रहेगा। तो रॉ डेटा हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया, कोई बीच में सर्वर नहीं था, यहाँ पे स्टोर कर लिया और एज पर नीड्स स्टेजिंग टेबल से फाइनल टेबल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा डेटा। ठीक है, एज पर द नीड्स। उसके उस डेटा पे प्रोसेसिंग होती जाएगी बाय बिजनेस एनालिस्ट और जो 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 भी होते डेटा साइंटिस्ट, जिनको भी चाहिए, लाइक जो भी यूजर्स हैं इस डेटा के, वो इस पे वर्क करेंगे एंड अलग अलग मैट्रिक्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, यही है बस ETL और ELT। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि क्या है। ये आपको ELT समझा दिया। ठीक है, एक बार डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये ETL की डायग्राम थी। ठीक है, बीच में सर्वर आ रहा था। अभी डिफरेंसेस पे जाते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, ETL में कहाँ हो रही थी, ट्रांसफॉर्मेशन ETL में सेकेंडरी सर्वर पे हो रही थी। ठीक है, अगर आप देखें ये सेकेंडरी सर्वर था ना, यहाँ पे हो रही थी। जो सर्वर हमने एडिशनली ऐड किया हुआ था यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रहा था, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म फिर लोड कर रहे थे ना। और यहाँ पे कहाँ पे हो रही थी ट्रांसफॉर्मेशन, विद इन द टारगेट। विद इन द टारगेट जो भी एप्लीकेशन, जो ये टारगेट क्या होता है ना, जनरली लोगों ने कंपनियां खोली हुई हैं अपनी, जो ये टारगेट बेचते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा टारगेट बेचते हैं और उसमें बोलते हैं कि भाई हम ट्रांसफॉर्म भी करके देंगे डेटा। तो वो ऐसे एप्लीकेशन बना देते हैं और बोलते हैं कि तुम ये एप्लीकेशन दो और हम इतना कॉस्ट प्रोवाइड करो, हम ट्रांसफॉर्मेशन अपने आप कर देंगे, तुम्हें कोई सर्वर सेटअप करने की जरूरत ही नहीं है। लोगों ने इसकी कंपनीज खोली हुई हैं। ठीक है, तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन का, कर दो स्कैन से और कर देंगे टारगेट डेटाबेस इटसेल्फ, ELT में। स्पीड में आपको क्या लगता है कौन स्लो होगा? ऑब्वियसली ETL होगा, क्योंकि इसमें अलग से सर्वर सेटअप कर रहे हैं, इतना ऑप्टिमाइज्ड नहीं होगा जितना ऑप्टिमाइज्ड ELT है। ELT ज़्यादा फास्टर होगा क्योंकि टारगेट डेटाबेस में ही सब कुछ हो रहा है। ठीक है, कॉस्ट में कॉस्टली ETL होगा क्योंकि अलग से सर्वर सेटअप करना पड़ रहा है बीच में जो था। ठीक है, अलग से सर्वर सेटअप करेंगे, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा, मेमोरी लगेगी, स्पेस लगेगी, इसलिए वो कॉस्टली होगा। ELT लेस कॉस्टली है। ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ नहीं है, उसमें इनबिल्ट है सब। इसको ना आप ऐसे मतलब याद मत करो, इसको समझो कंसेप्ट को कि क्यों हो रहा है। लेट अस सपोज ELT में कोई ऐसी कंपनी आ गई जिसने अपने रेट्स बड़े हाई कर दिए, तो ऑब्वियसली वो ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा। बट ये इन जनरल बताया जाता है कि यार ETL और ELT में ये डिफरेंस है। ठीक है, इसको बाय हार्ट मत याद करो, इसको देखो लॉजिक क्या पीछे। उसके सेटअप टाइम किसको ज़्यादा लगेगा, सेटअप लाइक टाइम टू सेटअप,
सो ऑब्वियसली ईटीएल को, क्योंकि इसमें सर्वर इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, हमें सर्वर पूरा सेटअप करना पड़ेगा एंड उसको ऑप्टिमाइज तरीके से लिखना पड़ेगा, तो वो डाटा टाइम कंज्यूमिंग। इसमें क्या सब बना बनाई चीज़ें हैं, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन उसी के अंदर हो रहा है, टारगेट डेटाबेस के अंदर, तो ये लेस टाइम कंज्यूमिंग टू सेटअप है। मैच्योरिटी वाइज जो ईटीएल है वो ज़्यादा मैच्योर है, क्योंकि बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं ईटीएल, बहुत सारी कंपनीज यूज़ करती हैं ईटीएल को, बट ईएलटी इतना अभी मैच्योर नहीं है, अभी नया है। और इसलिए जब अगर ईएलटी में कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई कंसेप्ट में डाउट है, कहीं पे भी आप फ्रेमवर्क में डाउट है, आप कोड करते हो कहीं इशू है, तो आपको इतना सपोर्ट नहीं देखने को मिलेगा ईएलटी में जितना डॉक्यूमेंटेशन आपको ईटीएल में मिलेगी। तो ये थोड़ा ड्रॉबैक हो जाता है ईएलटी का। उसके बाद ईटीएल में क्या था, ट्रांसफॉर्म्ड डेटा लोड हो रहा था, तो जो रॉ डेटा वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं होगा। मैं ये नहीं बोल रहा इम्पॉसिबल है, क्योंकि ट्रांसफॉर्म डेटा से रॉ डेटा बन सकता है, अगर कोई कंपनी चाहे वो अपना बना सकती है, पॉसिबल है, ठीक है। इम्पॉसिबल कुछ कंपनीज़ के लिए, पॉसिबल कुछ कंपनीज़ के लिए, डिपेंडिंग अपॉन वो डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई है, ठीक है, रॉ डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई है। और जो ईएलटी है, ईएलटी में जो रॉ डेटा है वो इजीली अवेलेबल है, क्योंकि रॉ डेटा ही तो हम स्टोर कर रहे हैं डायरेक्टली, ट्रांसफॉर्मेशन तो किया ही नहीं हमने, ट्रांसफॉर्मेशन तो एंड में किया है जब टारगेट डेटाबेस में थे, ठीक है। उसके बाद जो ईटीएल है वो किस में सही रहेगा, स्ट्रक्चर डेटा में सही रहेगा। जो ईएलटी है वो हर टाइप के डेटा में सही रहता है, स्ट्रक्चर्ड हुआ, सेमी स्ट्रक्चर्ड हुआ, अनस्ट्रक्चर्ड हुआ। और क्योंकि जैसे स्ट्रक्चर डेटा की एग्जांपल होगी आरडीबी में, और स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड की एग्जांपल होगी हडूप या नोस्क्यूएल। और जो क्योंकि जो हमारा सर्वर बीच में आ जाता है ईटीएल में, राइट, ईटीएल में सर्वर बीच में आ गया, तो सर्वर को प्रोसेस जो करना है, प्रोसेसिंग के लिए उसको जितना स्मॉल डेटा सेट्स होंगे उतना इजी रहेगा उसको प्रोसेस करना, जितना लार्ज डेटा सेट होगी उतना सीपीयू यूटिलाइजेशन ज़्यादा होगी, या और एन फैक्टर्स होंगे जो ज़्यादा लगेंगे, ठीक है। इसलिए लार्ज डेटा सेट के लिए इतना स्केलेबल नहीं रहेगा जो ईटीएल है, बट जो ईएलटी है वो बेटर है फॉर लार्ज डेटा सेट्स, ठीक है। तो डेटा सेट साइज में कौन बेटर है, अगर लार्ज डेटा सेट है तो आप ईएलटी, अगर स्मॉल डेटा सेट है तो ईटीएल। तो ये काफ़ी लॉजिकल था, आपको डायग्राम से ही समझ आ जाएगा कि डिफरेंसेस क्या हैं, और ये जनरल डिफरेंसेस हैं, इट डजंट होल्ड ट्रू इन एवरी सिचुएशन के हिसाब से। आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसके हिसाब से इसके आंसर्स बदल सकते हैं। आपको वहाँ पे बस वो डायग्राम याद रखनी है एंड उसके हिसाब से आपको आंसर करना है, और जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको उसको ऐड करना है अपनी डायग्राम के अंदर, ठीक है, फिर आंसर करना है। जब फिर डिसीजन लेना है कोई भी कंपनी में कि ईटीएल बेटर रहेगा आपके लिए या ईएलटी बेटर रहेगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, एंड अगर अच्छा लगा है प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें इस वीडियो को, एंड कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।